जो है सजीवों के बारे में, और सजीवों के आवास और अनुकूलन की बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं। और आज के भाग में हमारे आसपास के जीव और उनकी विशेषताओं की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे आसपास के जो जीव हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे आसपास है। तो आप ज़रा अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ आपको नज़र आता है, उन सबको देखिए और उन सबको आपको दो श्रेणियों में विभाजित करना है, निर्जीव तथा सजीव। आपको अपने आसपास जो कुछ नज़र आता है, आप थोड़ा सा घर के आसपास देख सकते हैं, विद्यालय के आसपास देख सकते हैं, और जो कुछ भी आप देखते हैं उन्हें एक समूह में सजीव में और दूसरे समूह में निर्जीव में बांटने का प्रयास कीजिए। तो मुझे पता है कि बच्चे आप लोग इस चीज़ को कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ये सच है कि हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है। तो ये हम कुछ चीज़ों के आधार पर निर्णय लेते हैं, कुछ विशेषताएं हम देखते हैं, लेकिन कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता है। अब हम उदाहरण लें तो हम देख सकते हैं कि सामान्यतः हम मानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, चल सकते हैं, हिल सकते हैं। लेकिन ये सच है कि हम जानते हैं पौधे सजीव हैं, बट ये भी सच है कि पौधे जो हैं ये कुत्ते या कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं, या किसी भी अन्य सजीव जंतु की भांति ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, पर फिर भी ये सजीव होते हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हमें ये समझना है कि सजीवों के कई सारे लक्षण होते हैं। सिर्फ एक लक्षण या दो लक्षण के आधार पर ही हम किसी को सजीव या निर्जीव की संज्ञा नहीं दे सकते। इन कई सारे लक्षणों में से अधिकतम लक्षण अगर किसी में हैं तो हम उन्हें सजीव कह सकते हैं। तो पहली विशेषता ये है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, आपको भोजन की आवश्यकता होती है, आपको भूख लगती है, आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, या दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। सजीवों के इनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हम भोजन करते हैं, हमारी ही तरह पौधे भी अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। हम पिछले अध्यायों में इस बात को पढ़ चुके हैं बच्चों कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया द्वारा पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सभी सजीवों में अपनी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो भोजन से ही पूरी हो पाती है। दूसरी विशेषता ये है कि सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। आप ये चित्र देख सकते हैं, एक बच्चा कैसे धीरे धीरे करके बड़ा होता है। आप लोग भी अभी इस आयु के आसपास हैं, और कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद आप इस प्रकार और बड़े होने वाले हैं, आपकी और वृद्धि होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, अन्य जंतुओं में, जैसे यहाँ मुर्गी के चूजे को दिखाया गया है, तो इस चूजे में भी वृद्धि होती है और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते हैं। तो पौधे भी वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा, आपने आसपास किसी पौधे को छोटे से बड़ा होते हुए ज़रूर देखा होगा। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। ये वृद्धि अलग अलग मात्रा में हो सकती है, लेकिन सभी सजीव कुछ ना कुछ वृद्धि ज़रूर दिखाते हैं। इसके बाद हम अगली विशेषता की बात करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है बच्चों, आपको याद रखना है, और सभी सजीवों में ये श्वसन की क्रिया अवश्य होती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग
होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निष्कासित कर देते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि हम ऑक्सीजन को श्वास द्वारा अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तव में जो भोजन है सिर्फ वह हमें ऊर्जा नहीं देता है, साथ के साथ जो ऑक्सीजन हम श्वसन प्रक्रिया द्वारा लेते हैं वो हमें इस भोजन के साथ मिलकर ऊर्जा परिवर्तित करने में या ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करती है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। आगे चलते हैं बच्चों। पौधों की श्वास की क्रिया की बात करें तो पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? उनकी पत्तियों से होता है। ये बात हम पहले से जानते हैं। पत्तियों में कुछ सूक्ष्म रंध्र होते हैं, तो पत्तियों में विशेष संरचना पाई जाती है रंध्रों के रूप में, और इनके द्वारा वायु को ये अंदर लेती हैं, यानी ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, जिसे कि हम प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानते हैं। और इस दौरान ये क्या करते हैं? बाहर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि यद्यपि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में लगातार चलती रहती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ ऊर्जा की उपस्थिति में यानी दिन में ही संभव होती है। इसके बावजूद भी पौधे जिस मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन हेतु, उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में ये वातावरण में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और यही पौधों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसके बाद अगली विशेषता की बात करते हैं बच्चों, तो सभी सजीव उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये एक खास विशेषता है, इसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब आपको क्या याद करना है कि जब आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और फिर आप अचानक से बाहर आते हैं और बाहर बहुत ही तेज धूप है, तो आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि वास्तव में ये आंखें जो हैं तेज प्रकाश की अभ्यस्त होने का प्रयास कर रही होती हैं। तो ये एक प्रकार की उद्दीपन के प्रति हमारी अनुक्रिया होती है। साथ के साथ आप ध्यान देंगे कि वातावरण में इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं कि कुछ देर पहले आप अंधेरे में थे और फिर आप तेज प्रकाश में गए, तो ये वातावरण संबंधी विशेष परिवर्तन है, और इन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति विशेष प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। क्या पौधे भी ऐसा करते हैं? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हाँ, पौधे भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कुछ पौधों के फूल या पुष्प रात्रि के समय ही खिलते हैं, तो है ना विशेष प्रकार की अनुक्रिया, जबकि कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाते हैं, यानी ये दिन में खिलते हैं और सूर्य के अस्त होते ही, प्रकाश के कम होते ही ये पुनः बंद हो जाते हैं। छुई मुई या गुल मेहंदी, जिसे आप ज़रूर जानते होंगे, इसके पौधों की पत्तियां छूने पर या हाथ लगाने पर अचानक ही मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो यह भी एक प्रकार का उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का ही उदाहरण है। इसके बाद बच्चों अगली विशेषता की बात करते हैं, और वो है सजीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो हम जब जानते हैं कि सभी सजीव
भोजन करते हैं और जो भोजन हमने ग्रहण किया है उसकी संपूर्ण मात्रा का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो भोजन के जो बचे हुए भाग हैं जिन्हें हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, तो उसे अपशिष्ट को हमें शरीर से बाहर करना होता है। तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को सजीवों द्वारा निष्कासन किया जाता है और इस निष्कासन की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों कि सभी सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब एक मुख्य विशेषता ये है कि सभी सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन से आशय होता है अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी जंतु हैं, आप चित्र देख सकते हैं, वे अपने समान विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ आप गाय को देख सकते हैं और आप जानते हैं गाय बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है, यानी संतति उत्पन्न करती है, प्रजनन करती है। आप बिल्ली को देख सकते हैं, आप इधर देखें तो चिड़िया को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कुत्ते को। आपने कुछ छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले देखे होंगे या आपने बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, आपने गाय का बछड़ा या बछड़ी देखे होंगे, या इस प्रकार से चिड़िया के अंडे और उनके चूज़ों को देखा होगा। तो ये एक विशेष विशेषता है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और अलग अलग जंतुओं का ये प्रजनन का जो ढंग है वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो कुछ जंतु क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, चिड़िया अंडे देती है, या मुर्गी के बारे में हम जानते हैं कि मुर्गी अंडा देती है। लेकिन कुछ जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जैसे ये तीनों उदाहरण आपके सामने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, पौधों की बात करते हैं कि क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं। तो पौधे भी प्रजनन करते हैं और इनमें भी प्रजनन के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी बीजों से उनके जैसी ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। पौधे बीज उत्पादित करते हैं और उन्हें अंकुरित करके हम नए पौधे उगा सकते हैं, जैसा कि अक्सर हम करते हैं। हमारे खेतों में जो भी फसलें हम उगाते हैं उनमें अक्सर हम बीजों को उगाते हैं और वो बीज ही नए पौधों को जन्म देते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे बच्चों कि कुछ पौधे जो हैं वो बीज के अलावा अपने कुछ कायिक हिस्सों से या कायिक भागों से भी नए पौधों की उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। आलू का जो कलिका वाला भाग होता है, आपने आलू देखा है, उसमें कुछ काला काला सा छोटा गोल घुसे हुए भाग आपको नज़र आते हैं, वे कलिका वाले भाग के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये कलिका वाले भाग से नए पौधे बनते हैं। अतः आलू में आलू का कायिक प्रजनन होता है, यानी एक कायिक भाग से पूरा नया आलू बन जाता है। तो ये मुख्य विशेषताओं की हमने चर्चा करी। सभी सजीवों में इनमें से अधिकतम विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये अध्याय सजीवों के विशेषताएं और उनके आवास के बारे में समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानी हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों के और जंतुओं के अनुकूलन को समझा है और साथ ही साथ सजीवों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनके आवास की जो विशेषताएं हैं, उन सभी को जाना है। तो बच्चों, हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।